हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसके प्रिपरेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में। और वो चीज़ है हमारा सिलेबस। तो देखो, सिलेबस जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब भी पढ़ रहे हो, आपसे अगर कुछ छूट जाता है तो फिर बाद में नहीं लगे कि ये चीज़ पता होता तो नहीं छोड़ता। और दूसरा, सिलेबस जानने से आप ये भी करोगे ना कि जो काम का नहीं होगा वो नहीं पढ़ोगे एक्स्ट्रा कुछ। तो इसके लिए सिलेबस को अच्छे से समझना जरूरी है। और आज के वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं, सिलेबस को एक बार एनालाइज करने वाले हैं, सारे पोर्शन के जितने भी पोर्शंस हमारे आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी के एटीसी एग्ज़ाम के मॉक्स प्रोवाइड करते हैं चैप्टर वाइज फॉर्मेट में, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं एग्ज़ाम में। अभी फिजिक्स सब्जेक्ट का किया हुआ है और आने वाले टाइम में जब भी नोटिफिकेशन आता है ट्राई करेंगे कि मैथ्स का भी वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिले, जो कि आपका एक अच्छा खासा प्रैक्टिस करवा दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो भी सिलेबस है ना, ये कभी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने नोटिफिकेशन या कहीं पे मेंशन नहीं करता है। वो बस नॉर्मल से लिख देता है बेसिक्स ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स ऐसा करके। तो मतलब बेसिक इंटरप्रिटेशन उसका सबसे मेन जो है वो है कि एनसीईआरटी को रेफ़र कर रहा है। स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स के सेक्शन में देखोगे तो वो रेफ़र करना चाहता है एनसीईआरटी। और उसी से हमने उसी को आधार मान के, और साथ ही अदर सोर्सेज जो हैं, अभी बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल हैं, एटलीस्ट 10 to 15 जो भी सोर्सेज हैं सबको देख के सबको कंपाइल करके एक ओवरऑल सिलेबस बनाया है। और ये सिलेबस ऐसे बनाया है जिसमें कुछ भी छूटे नहीं। अगर एक दो टॉपिक हो सकता है कि आपको ऐसा मिल जाए जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, लेकिन वो भी सिलेबस के अंदर में है। वो अभी नहीं पूछा है लेकिन हो सकता है आने वाले साल में आपको क्वेश्चन उससे मिल जाए। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि ये जो है सिलेबस में एक्स्ट्रा है या कुछ ऐसा है। वो फ्यूचर में पूछ सकता है। और आप लोग एनालाइज करोगे ना, देखोगे हर साल कुछ ना कुछ नया किधर से आ जाता है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा हम लोग, टाइम है तो क्यों नहीं थोड़ा सा अपना सेफ जोन में चलते हैं, क्योंकि एक एक नंबर का यहाँ पे झगड़ा हो रहा है तो इसलिए। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के फॉर्मेट को देखिए। इस एग्ज़ाम में इंग्लिश से हमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग जिसको आप लोग बोलते हो, उससे 15 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चंस। और जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस जिसको आप बोलते हो, 10 क्वेश्चंस। और उसके बाद बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इस वाले पोर्शन से हमें 60 क्वेश्चंस मिलते हैं। और जैसा कि आपको पता है, इस एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में बेसिक बेसिक ये सारी बातें हैं। इस वीडियो का लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से पोर्शन में आपके क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब जैसे कि फिजिक्स में अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितनी क्वेश्चन इजी कितनी डिफिकल्ट, इस टाइप से आपको मिलेंगी। तो वो सारी बातें भी हम लोग लास्ट में करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पोर्शन है, नॉन वर्बल एंड वर्बल। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है एनालॉजी। एनालॉजी मतलब जिसमें आप लोग सिमिलरिटी वगैरह वाले क्वेश्चंस देखते हो, या फिर किसी एक को जो अलग है उसको निकालने वाला। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इस टाइप के आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट। जैसे कि कुछ अगर आपको 4 ऑब्जेक्ट्स या 4 पेयर दे दिए नंबर के, या फिर हो सकता है ज़्यादा दे दिए, उसमें से ऑड वन को बाहर निकालना है। जैसे मान लो सारा एक सेट दे दिया इवन नंबर को, उसमें बीच में एक ऑड नंबर डाल दिया, अब आपको ऑड वन फाइंड करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सीरीज। तो सीरीज में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीरीज होती हैं, उन सीरीज को हमें देखना है। और इसमें ये सारी सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप देख सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग। मतलब एक तरह से देखो, ये सिलेबस जो है ना एसएससी सीजीएल वाला ही सिलेबस है, बस यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ है। देखो, कोडिंग डिकोडिंग में लेटर शिफ्टिंग, सब्स्टिट्यूशन, फिक्शियस लैंग्वेज, मिक्स्ड लेटर कोडिंग, मिक्स्ड नंबर कोडिंग, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस, फिर से डायरेक्शन सेंस, ये सब चीज़ें आपको अपनी तैयार करनी पड़ेंगी। उसके बाद है सीटिंग अरेंजमेंट, फिर रैंकिंग एंड ऑर्डर, फिर सिलोज्म। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, लॉजिकल जो स्टेटमेंट्स देते हैं और उनका स्टेटमेंट का असर्शन रीजन वाला टाइप होता है, वो सब। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट्स एंड आर्गूमेंट्स, ये कॉज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। उसके बाद है मिरर इमेज, वाटर इमेजेस, प्रॉपर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, एम्बेडेड फिगर्स, फिगर मैट्रिक्स, फिगर कॉम्प्लीशन, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, क्यूब्स एंड डाइसेस,
डेटा सफिशिएंसी। ये सारी टॉपिक्स आपकी रीजनिंग की हो गई। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। नेक्स्ट हमारा जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज। तो देखो इसकी सिलेबस तो जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। इसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन तो आप नहीं कर सकते हो, बस अगर आप अपडेटेड हो या सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे ही हो जाएगा, या फिर आप रेगुलरली मंथ में एक बार भी कोई करंट अफेयर्स वाली मैगजीन जो है रेगुलर, जिनमें अवार्ड वगैरह ये सब जो मतलब करंट वाले इश्यूज़ तो नहीं बोलूँगा, करंट वाले जो भी अचीवमेंट अवार्ड या कुछ घटना हो रही है तो उस पर आप देख सकते हो, उससे कुछ आना होगा तो आ जाएगा। अगर टॉपिक्स की बात करें तो देखो करंट अफेयर्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, जो भी पॉलिटिकल इवेंट, मेजर एग्रीमेंट, समिट्स, अपॉइंटमेंट जो भी हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं तो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन की कोई मीट हो रही है, जैसे कुछ दिन में होने वाली है आपकी थाईलैंड में बिम्स्टेक की, तो ये सारी मीटिंग्स हैं। फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जैसे कि अभी कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड मिले और फिर अन्य साहित्य अकादमी वाले भी मिले, तो इन सब टाइप के जो भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो भी अनाउंस होते हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। उसके बाद स्पोर्ट्स इवेंट, जो मेजर टूर्नामेंट्स हुई हैं, जैसे अभी जस्ट हुआ हमारा वर्ल्ड का चैम्पियंस ट्रॉफी, उसके पहले वर्ल्ड कप हुआ था T20 वाला, तो ये सारी इवेंट जो भी हैं वो आपको देख लेनी है एक बार। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया आपका ना कि अमेरिका यूएसए अपना नया लॉन्च करने जा रहा है 6 जन का फाइटर जेट, तो ये सारी न्यूज़ जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस वाली हैं। नेक्स्ट देखो बुक्स एंड ऑथर्स, इसमें कोई नई बुक आई है तो कोई फेमस राइटर की या फिर किसी राइटर को कुछ नया अचीवमेंट, कोई पुरस्कार वगैरह मिला हो तो। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये तो यूपीएससी और आरबीआई के सिलेबस वाला है, तो देख सकते हो तो देख लो। बाकी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल न्यूज़, ये सब रेगुलर न्यूज़ के टच में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें हो सकता है मतलब कि आपको अचानक से दिख जाएँ, दिमाग में स्टिक कर जाएँ, एग्ज़ाम के टाइम याद आ जाएँ, ऐसे टाइप से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स, तो अगर मतलब जैसे कुछ भी मनाया गया, योगा दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था, या फिर रिसेंटली मनाया गया वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, उसका थीम क्या था, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। नेक्स्ट बात है स्टैटिक जीके, तो ये भी उन लोगों के लिए जो लोग प्रिपेयर ऑलरेडी कर रहे हैं, वही लूसेंट वाला जो पढ़ते रहते हैं उसका वाला पोर्शन है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद जियोग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, तो देखो मतलब यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ तो है। अब मान लो आप पढ़ रहे हो, मैं आपसे रैंडम में से क्वेश्चन पूछ दूँ कि राइट टू लाइफ किस आर्टिकल में है, तो ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हो सकता है आप बना दोगे, लेकिन अचानक से आर्टिकल 40 समथिंग कुछ ऐसा पूछ लिया जाए तो वो नहीं हो सकता कि सारा हो जाए। बस एक जनरल जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोग कर सकते हो, ज़्यादा डीप में नहीं जाओ, इसके जगह आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो दूसरे वाले पोर्शन पे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट देखो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, देखो पूरा यूपीएससी का सिलेबस जो लिखा हुआ है ना प्रीलिम्स का वैसे ही लिख दिया। इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जनरल साइंस, ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो गया। इसके बाद है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स, जो भी जैसे WHO, WTO, इन सब का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इन सब मतलब क्या करती हैं, सब चीज़ें एक बार देख सकते हो, क्योंकि ये तो स्टेटिक है और काफ़ी मतलब कॉमन है, इसलिए ये देख लो। नेक्स्ट कंट्री कैपिटल करेंसी, ये भी एक देख सकते हो, स्टेटिक में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ मेजर मेजर कंट्रीज जो है ना जो रेगुलर न्यूज़ में है उनका देख लो, सबका देखने का ज़रूरत उसमें भी नहीं है। फिर आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इसको भी आप लोग एक नज़र दे सकते हो। आर्ट एंड कल्चर वैसे बहुत बड़ा ये भी अपने आप में है टॉपिक। उसके बाद है एयरपोर्ट्स एंड एविएशंस, देखो इसको देख सकते हो, लास्ट वाला टॉपिक है, इसमें आप स्पेशली देख सकते हो जो भी हमारे मेजर एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, जैसे कि कहीं पर नई एयरपोर्ट बनने वाली है या फिर कुछ इस टाइप की न्यूज़ है। एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आप देख सकते हो, उसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं, ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो देखो इस टॉपिक में हमारा सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में अब कॉमन हो गया है, वो है, आप लोग उसको देख लेना क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग होता है। अगर कॉम्प्रिहेंशन अगर आप एक बार क्रैक कर लिए तो आप उसमें फुल स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट वोकैब्स है, वोकेबुलरी, इसमें आप साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी है, आप रेगुलर वे में लंबे टाइम तक तैयारी करोगे, अपने आप ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, याद होती जाएंगी, तो आप लोग इन पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को ट्राई करो, उनका स्पेलिंग वगैरह, उनका मीनिंग वगैरह सब चीज़ें याद करो।
नेक्स्ट है आपका ग्रामर। ग्रामर में जो भी एरर स्पॉटिंग या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेज, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, ये सारी टॉपिक्स आप लोग प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये प्रिपेयर कर लोगे ना तभी आप वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन इंग्लिश के इसी के अराउंड अराउंड घूमेंगे। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस ग्रामर के अराउंड घूमती हैं। कहीं पे करेक्शन होगा, कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यही सब होगा। नेक्स्ट इसके बाद है सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैराजम्बल्स। इसमें भी वही सेम सीन है, आपको ग्रामर का आइडिया है तो आप इसको कर पाओगे। फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट, फिलिंग ब्लैंक्स, वहाँ भी सेम वही कहानी है। आपको आपका ग्रामर अगर प्रिपेयर्ड है, आइडम्स एंड फ्रेजेस अगर आपको अच्छे से पता है, तो आप इजीली कर लोगे। इंग्लिश, क्योंकि जैसे देखो इंग्लिश वगैरह है ना, यहाँ पे आप नंबर छोड़ नहीं सकते हो। नंबर यहाँ से मैक्सिमम उठाना है। मैक्सिमम क्या बोले तो 19 एटलीस्ट तो उठाना है, और टाइम भी आपको मिनिमम देना है। तो ये आपको हेल्प करने वाला है। तो इन सब टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है। जैसे कि देखो मैथ्स फिजिक्स का जो पोर्शन है ना, वहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूलाज लगाओगे, कैलकुलेशंस वहाँ पे अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन है, वो मतलब हायर ऑर्डर में जाएगा। उसका पावर हो सकता है -10 -9 ऐसे रेंज में जाए, या फिर किसी का +10 +9 ऐसे जाए। तो उन सब के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। तो उसमें टाइम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप टाइम कहाँ से बचाओगे, ये पीछे वाले पोर्शन से। और इसमें भी देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐसा है ना, आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो आपका फ़ायदा होने वाला है। इसके क्वेश्चंस में भी आप लोग टाइम बचाओ, थोड़ा सा टाइम बचाओगे तो किसी क्वेश्चन में मान लो पार्टिकुलरली ज़्यादा लगने वाला है, वहाँ पे तो लगेगा ही, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ट्राई करो जल्दी जल्दी करना, ये सारा प्रैक्टिस से हो जाएगा। देखो इसमें पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, टाइप ऑफ नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी रूल्स। इन सब के ट्रिक्स वगैरह वाले जो भी वीडियोज होते हैं उन सबसे प्रिपेयर करो। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस यूजिंग बोर्ड मास, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री। ये सारी बेसिक बेसिक यहाँ पे लिख दी हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखो, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी आप आगे पढ़ने वाले हो मैथ्स में अच्छे लेवल की। यहाँ पे बेसिक लिख दिया है ना, बेसिक मतलब जो उसका छोटा वाला पोर्शन होगा, तो इसको तो वैसे भी आप अच्छे से पढ़ने वाले हो मैथ्स में। इसके बाद मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, फिर पार्टनरशिप। तो ये सारी टॉपिक्स हैं आपके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अपने टेक्निकल पोर्शन पे, फिजिक्स। तो देखो यहाँ भी सेम वही है, बेस हमारा एनसीईआरटी है, और पास्ट ईयर जो भी पेपर्स आए हैं उन पे बेस किया हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, 2021 में पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। वहाँ पे उन्होंने लगभग इन डेप्थ जाके काफ़ी डीप में टॉपिक्स को टच किया था, लेकिन उसके बाद वो लोग थोड़ा सा लिबरल हुए हैं काइंड ऑफ, कि मतलब थोड़े बाहर के टॉपिक से दे रहे हैं। जैसे कि चैप्टर का जो हॉलो वाला मतलब एरिया है, जो इजी टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन वहाँ दिक्कत ये है कि फिर आपकी कट ऑफ जो है वो वैसे ही काफ़ी तेज़ी से ऊपर भागी है। तो दोनों ही केसेस में दिक्कत तो है। तो अब खास बात यह है कि आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि अचानक से पेपर अगर टफ हो गया तो आपको ये उस टाइम पे एनालाइज करना होगा एग्ज़ाम में कि पेपर कैसा है। अगर आप पेपर एनालाइज नहीं करोगे, मान लो टफ पेपर है, आप अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा कर दिए, गलती बहुत ज़्यादा होगी, तो वो उस टाइम जज करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें जो टॉपिक्स हैं मेनली वो मैकेनिक्स वाले पोर्शन में बात करें तो यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो भी इसकी बेसिक्स वगैरह हैं वो सारी। और यूनिट एंड डायमेंशन मतलब एक चैप्टर तक सीमित नहीं है, ये हर एक चैप्टर से कनेक्ट करेगा यूनिट और डायमेंशन। हर एक चैप्टर में हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा। तो आपको हर एक चैप्टर में जहाँ भी यूनिट कोई क्वांटिटी दिखी, उसकी यूनिट और डायमेंशन ये दोनों नोट कर लो। अगर खुद से निकालने आता है तो फिर तो काफ़ी इजी है, यूनिट बस आपको पता रहेगा, डायमेंशन निकाल लोगे, तो वैसे भी चल सकते हो। नेक्स्ट देखो मोशन इन वन डायमेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये इजी टॉपिक है, बेसिक है सबका। उसके बाद देखो मोशन इन टू डायमेंशन, इसमें स्पेशली प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन, ये दो स्पेसिफिकली आपको अच्छे से आनी चाहिए। इनमें जो भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। क्वेश्चन देखो, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करो, आंसर निकालो, बस इतना ही टाइम मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद है लॉज ऑफ मोशन।
तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज जो होती हैं वो तीनों लॉज का आइडिया होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह जो भी उसमें आता है वो सारा पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ये जो है ना ये काफ़ी दूर तक साथ निभाएगा आपका ऑलमोस्ट पूरे फिजिक्स में। इवन कि आप चले जाओगे ना उधर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वहाँ भी आपका ये सब साथ निभाता रहेगा, तो इसको अच्छे से देखना। उसके बाद है रोटेशनल मोशन, यहाँ पे हमें बेसिक बेसिक टच करना है, बस ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। रोटेशनल मोशन का टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करना। तीनों का फॉर्मूला, तीनों का यूनिट्स क्या होता है, और नॉर्मल बॉडीज़ के लिए कैलकुलेट करना एटलीस्ट आना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में भी न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद जो हमारा न्यूटन का लॉ है ग्रेविटेशन का, वो वाला लॉ हमें मालूम होना चाहिए, तो ये चीज़ देख लेना। और नेक्स्ट इसके बाद है एसएचएम। एसएचएम का भी बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन बेसिक इक्वेशन पता होना चाहिए, और हमारी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। उसका फेज वगैरह बेसिक जो भी होता है उतना आइडिया होना चाहिए, और एटलीस्ट बेसिक लेवल का क्वेश्चन एसएचएम का बन पाए इतना एसएचएम आना चाहिए। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, तो तीनों तो इंटरलिंक टॉपिक हैं, तो तीनों आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद हमारा है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, तो इसमें देखो इसमें हमारा टेम्परेचर एंड हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट ट्रांसफ़र, जो हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स होते हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स में जो भी लॉज हैं हमारे, और जो भी प्रोसेसेस हैं थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस, वो सारी देखनी है, किस प्रोसेस में क्या होता है उनका बेसिक ओवरव्यू लेना है, और कुछ कुछ वहाँ से भी हमें फॉर्मूलाज मिलेंगे जो कि काम आएंगे। उसके बाद है ऑसिलेशन एंड वेव्स, तो ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑसिलेशन क्या है, ए काइंड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसमें 2-3 टाइप के ऑसिलेशन है वो सारी देखनी है। उसके बाद वेव मोशन जो हमारा होता है, तो वेव मोशन का वेव इक्वेशन वगैरह मिलेगा, तो वेव कितनी टाइप्स की होती हैं, उनका क्या इक्वेशन आता है, वेव की वेलोसिटी वगैरह, वो सारे टर्म्स हम लोग देखेंगे इसमें। इसके बाद देखो साउंड वेव्स। साउंड वेव्स में डॉपलर इफ़ेक्ट जो आता है, उससे जो एक हमें फॉर्मूला मिलेगा डॉपलर इफ़ेक्ट का, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इनफैक्ट उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हमने कवर किया, गॉस लॉ किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये भी किया, और कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, ये सारे टॉपिक्स हम लोग काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। इनसे इन डेप्थ क्वेश्चन भी आएगा तब भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, इसको भी हमने पढ़ा था। फिर ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, किरचॉफ्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये हम लोगों ने अभी नहीं देखा, ये हम लोग आगे देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। उसके बाद है आपका पोटेंशियोमीटर एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग कर चुके हैं, पोटेंशियोमीटर हमने अभी नहीं किया है, इसको हम लोग अलग से करेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे ना, तो हीटिंग इफेक्ट और पोटेंशियोमीटर हम लोग अलग से कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ऑलमोस्ट 12 से 15 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है पिछले 3 सालों में, 21, 22, 23 इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाला पार्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक वीडियो में नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है, उससे कितना फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें बायोट सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। बायोट सावर्ट लॉ से भी एक क्वेश्चन पूछा था, एक नहीं एक्चुअली 2 क्वेश्चन पूछा था डायरेक्टली। उसके बाद एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ से तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे डायरेक्टली, लेकिन एम्पियर्स लॉ का आइडिया होना चाहिए कि आप फॉर्मूला भूल जाओ तो काम आ जाए। नेक्स्ट इसके बाद है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग अभी आगे कवर करने वाले हैं। उसके बाद फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल्स जिसको आप लोग बार मैग्नेट बोलते हो, वो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई एंड एसी,
तो वहाँ पे आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, लेंज़ेज लॉ। उसके बाद आपका एसी सर्किट जो भी होती हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, एलसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस सर्किट, पावर इन एसी सर्किट, फिर ट्रांसफार्मर। तो ये सारी टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक होता है, वो हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। उसके बाद ऑप्टिक्स, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हाइजेंस प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस वगैरह, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता था, जिसमें हम लोग एनर्जी निकालते थे, जैसे कोई लाइट रेडिएशन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, किस कंडीशन में होगा, नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हैं। फिर आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोर्स मॉडल। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन। ये सब काफ़ी इजी इजी चैप्टर्स हैं। ये आपको जब पढ़ोगे आपको खुद रियलाइज़ होगा इसको कितना इजी हम लोग समझ सकते हैं, कितना इजीली हम लोग इसको समझ सकते हैं, इसके क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखना, क्योंकि इसका क्वेश्चन आना मतलब आपके लिए बोनस टाइप का है, काफ़ी इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, सेमीकंडक्टर्स जो भी हमारे होते हैं। नेक्स्ट पीएन जंक्शन डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ये हमें बेसिक बेसिक आइडिया इनका लेना है। तो ये रहा हमारा फिजिक्स का सिलेबस। अब चलते हैं मैथ्स वाले पार्ट में। तो देखो मैथ्स वाले पार्ट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखो यहाँ पे सेट में, यहाँ पे जो सिलेबस लिखा हुआ है ना, इसमें टॉपिक भी मेंशन किया हुआ है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक आप लोग कर लेना। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब सीख लेना। ये एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि मान लो वहाँ पे सेट का एक फॉर्म में दे दिया, आपको पता ही नहीं वो लिखा क्या है, तो आप कैसे उसको समझोगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट, ये सब है, सबसेट है, पावर सेट है, वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट, ये इंपॉर्टेंट है। और वेन डायग्राम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाला है उधर रीजनिंग वाले पोर्शन में भी, तो इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिलेशंस, और रिलेशन के आगे रिलेशन से बनेगा फंक्शन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आएंगी, वो आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आता है, तो इक्वेशन भी याद आना चाहिए, होना चाहिए। तो इक्वेशन मतलब याद नहीं होना चाहिए, इक्वेशन का प्रैक्टिस होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम उन इक्वेशंस से वैल्यूज़ को निकालते हैं, वो चीज़ का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको भी देखना होगा। और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंसेज, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके कैसे आप लोग कैलकुलेट करते हो हाइट एंड डिस्टेंस को, उसका भी बेसिक बेसिक आइडिया लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद है अलजेब्रा, अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन पे कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मॉडुलस, आर्गूमेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर कब किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ई का पावर आयोटा थीटा, ये सब चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। उसके बाद आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनका हम लोग रूट कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, और रिलेशन जो होता है रूट्स और कोफिशिएंट का, वो सारा, और नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं उसका मतलब कोफिशिएंट देख के, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें APGP और AGP ये आपको पढ़ना होगा। इसमें साथ में AMGM का भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, PNC, इसका भी इजी इजी क्वेश्चन आता है, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते नहीं वो लोग, तो इसलिए आप लोग पढ़ लोगे तो ये भी अच्छा है। वैसे इसको मानते हैं सबकी थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन एक्चुअली आप अगर इसको छोड़ के जा रहे हो तो इजी क्वेश्चन आया तो नुकसान में जाओगे। नेक्स्ट आपका बायनोमियल थ्योरम, तो इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से भी जाकर जुड़ता है, जहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस में यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी में। उसके बाद आपका है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये अच्छा चैप्टर, इजी चैप्टर है, इसको अच्छे से करना। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ईजिली बन जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपका स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, 3 पार्ट है, तो ये कर लेना, इससे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, और इसके क्वेश्चंस मतलब गलत नहीं होते हैं, अगर आपको याद है कैसे बनाते हैं तो आप लोग इसमें गलती नहीं करोगे, ये इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट है कैलकुलस, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, लेकिन ये मज़ेदार पार्ट है। इसमें आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी, कैसे एक इक्वेशन दे देगा, उसका चेक पूछ लेगा कंटिन्यूस है या नहीं है किसी एक गिवन पॉइंट पे, तो वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका है डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन,
डिफरेंशिएशन में भी आपका जो भी सारे रूल्स होते हैं, चेन रूल्स वगैरह, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम लोग रेट निकालते थे, वो सारा रेट निकालना, फिर इंटीग्रेशन का यूज़ करके एरिया निकालते हैं, वो वाला पोर्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑर्डर एंड डिग्री, और सॉल्यूशन एटलीस्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, या फिर कुछ इक्वेशंस होते हैं जो रिड्यूस हो जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, उनका। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेक्टर्स, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। उसके बाद नेक्स्ट आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कैसे निकालते हैं हम लोग वो। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, जिसको नल वेक्टर भी बोलते हो, ये सब। नेक्स्ट आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, फिर है स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, फिर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। और एक चीज़ और देख लेना, हो सकता है वो लोग पूछ सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या जिसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हो, वो इजी सा टॉपिक है, इसलिए आप लोग उसको देख लेना, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन पूछता है तो जैसे एरिया ऑफ वो होता है एरिया ऑफ पैरेललोपाइप्ड, तो अगर आपसे इजी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग उसको बना पाओ, इसलिए देख लेना। वो कुछ मतलब ज़्यादा नहीं होता है, ईजी होता है, डिटर्मिनेंट के हेल्प से उसका वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका है 3D ज्योमेट्री, इसमें 3D के भी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट देखना होगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, इसमें बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, और रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंडीशनल और बेस थ्योरम तो बिल्कुल देखना। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसका क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो लीनियर प्रोग्रामिंग से ही बने, आपके कॉमन सेंस से भी बन जाता है, लेकिन फिर भी बेसिक आइडिया ले लेना कि मतलब कब हमारा ग्राफ किधर जा रहा है, या कॉमन इंटरसेक्शन मान लो निकालना हो, डायरेक्टली समझ में नहीं आया तो एक रफ ग्राफ ड्रॉ करके आप उसको निकाल पाओ, इतना एटलीस्ट इसका आइडिया ले लेना। तो ओवरऑल ये हमारा सिलेबस है, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इस पीडीएफ का हिंदी वर्जन भी है, इसी के नीचे यहाँ पे अटैच रहेगा, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। तो आप इसको एज अ प्रिपरेशन के लिए बेस लेके चल सकते हो। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं फ्रॉम एनसीईआरटी टू पीवाईक्यू, तो आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। और जैसा मैंने मेंशन किया, कुछ टॉपिक्स हो सकता है एक्स्ट्रा हो, एक दो टॉपिक जिनसे आपको लगेगा क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं तो क्यों पढ़ें, पता चला आप नहीं पढ़ के गए, इस साल पूछ लिया 3-4, तो फिर दिक्कत है। ऐसे लोग से मेरी बात हुई, कुछ लोग जो पिछले साल कट ऑफ से 1 नंबर पीछे रह गए, तो ऐसे में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बुरा लगेगा जब 1-2 नंबर से छूटेगा तो इसलिए कुछ छोड़ के जाने से अच्छा है कि करके जाओ। बाकी अभी टाइम है, ऑलमोस्ट एटलीस्ट 3 मंथ तो है अभी एग्ज़ाम होने में, तो कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, आप लोग अच्छे से 3 महीने में अच्छे से कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोग यहाँ बोर्ड्स का एग्ज़ाम 90% लाते हैं महीना महीना भर पढ़ के, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास तो बोर्ड मतलब 12 लेवल का 2 ही सब्जेक्ट है, आप लोग इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, तो आराम से करो। बाकी चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।